वीडियो स्टार्ट होने के पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो करो मामू। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर डिटॉक्स लाइफ विद आयुषी गोयल। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियोज आपको पसंद आ रहे होंगे। आज हम चर्चा करेंगे इनकम टैक्स के एक महत्वपूर्ण सेक्शन की 80C। 31 दिसंबर नजदीक है, रिटर्न फाइल करने की डेट, और आपके पास एक मौका है कि आप टैक्स को बचा सकते हैं। सेक्शन 80C इनकम टैक्स एक्ट 1961 का एक महत्वपूर्ण सेक्शन है टैक्स बचाने के लिए। कहते हैं टैक्स सेव्ड इज टैक्स अर्न। वर्तमान में दो रिजीम हैं, ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम। जो लोग ओल्ड रिजीम में हैं और रिटर्न सबमिट कर रहे हैं, वो सेक्शन 80C के 1,50,000 रुपए तक के डिडक्शंस को क्लेम कर सकते हैं। 1,50,000 सुनते ही मेरा दर्द बढ़ गया। 2014 में ये लिमिट 1,50,000 थी और आज भी उतनी ही लिमिट है। दो लाइनें मुझे याद आ रही है। आज सोचा तो आंसू भर आए, आज सोचा तो आंसू भर आए, मुद्दत हो गई हमें मुस्कुराए। तो दोस्तों, मुद्दत हो चुकी है इस बात का इंतजार करते करते कि 1,50,000 की लिमिट कब बढ़ेगी। लेकिन फिलहाल हम आज इस 1,50,000 की लिमिट के बेस्ट उपयोग के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 80 में बहुत से डिडक्शंस हैं। 80C से लेके 80U तक आप उनकी अलग से स्टडी कर सकते हैं। फिलहाल यहां पर हम चर्चा में केवल 80C तक सीमित रहेंगे। मित्रों, बात करेंगे सेक्शन 80C के 1,50,000 रुपए की लिमिट की। इसमें इन्वेस्ट करते समय हमको एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। हमारी अपर लिमिट 1,50,000 रुपए है, लेकिन बहुत से ऐसे इन्वेस्टमेंट हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके होते हैं। उसके बावजूद अपनी सीए के एडवाइस पर, अपने लीगल एडवाइजर की राय पर हम 1,50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट अलग से भी कर देते हैं। तो सबसे पहले हमको करना यह चाहिए, हमको उन सोर्सेस को ट्रैप करना चाहिए जहां पर हमने पैसा ऑलरेडी लगा दिया है और सेक्शन 80C के अंतर्गत वो एग्जम्प्ट है। ऐसे इन्वेस्टमेंट को मैं नाम दूंगा पैसिव इन्वेस्टमेंट का। इस कैटेगरी में सबसे पहला नाम आएगा EPF, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो आपके एम्प्लॉयर ने आपकी सैलरी से प्रोविडेंट फंड का कुछ ना कुछ पैसा काटा है। वो जितना पैसा काटा गया है वो सारा का सारा 80C के अंतर्गत आप क्लेम कर सकते हैं। ये पैसा आपके रिटायरमेंट के समय आपको मिलता है, तो इसका इन्वेस्टमेंट पीरियड आप अपनी सेवा के हिसाब से मान सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है LIC। LIC में कितना पैसा लगना चाहिए, कितना नहीं लगना चाहिए, ये अलग से डिबेट का मुद्दा है। लेकिन सामान्यतः हम सब लोग LIC में कुछ न कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं। LIC की योजना के हिसाब से वो पैसा हमको एक निश्चित अंतराल के बाद वापस मिलता है। लेकिन जितना भी आप प्रीमियम उसमें देंगे, 10% की अपर लिमिट है इन्वेस्टमेंट LIC अमाउंट के हिसाब से, तो LIC का प्रीमियम भी सेक्शन 80C के अंतर्गत एग्जम्प्ट होता है। तीसरा, नॉर्मली हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं NSC में। 6 साल का लॉक इन पीरियड है, 6 साल के बाद आपको ये पैसा प्राप्त होता है। लेकिन इसमें एक कैच बहुत इंटरेस्टिंग है। जो NSC आप पहले बनवा चुके हैं उसका एक्रूड इंटरेस्ट भी सेक्शन 80C के अंतर्गत आता है। तो आप बहुत अच्छे से इस चीज को चेक कर लीजिए कि जो NSC आपने पिछले वर्षों में बनवा रखी हैं
उसके एक्रूड इंटरेस्ट को आपने यहां पर शामिल कर लिया है कि नहीं कर लिया है। चौथा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 2 बच्चों की ट्यूशन फीस को सेक्शन 80C के अंतर्गत एग्जेम्प्ट किया गया है। हम लोग नॉर्मली इसको चेक ही नहीं करते हैं। हमारे किड्स जो स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, वो जो फीस देते हैं उसकी काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, लाइब्रेरी फीस, ट्यूशन फीस और वगैरह वगैरह। लेकिन उसमें से जितना ट्यूशन फीस का पोर्शन है वो आप सेक्शन 80C के अंतर्गत डिडक्शन के रूप में क्लेम कर सकते हैं। अगर हमने कोई हाउसिंग लोन ले रखा है तो उस हाउसिंग लोन के प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट अगर हमने दी है, प्रिंसिपल अमाउंट को अगर हमने इंस्टॉलमेंट के रूप में वापस किया है, तो वो भी सेक्शन 80C में हम क्लेम कर सकते हैं। तो ये स्क्रीन पर आपके सामने मैंने 10 आइटम की लिस्ट दी है। इसमें लगभग 25 आइटम है। मैंने इसमें से सेलेक्टेड 10 आइटम चाहते हैं, जिसमें से ये जो 5 आइटम हैं इनको मैं पैसिव इन्वेस्टमेंट का नाम देता हूं, जो प्रायः हम में से लोग करते ही करते हैं। तो पहले आप अपने प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट को चेक कर लीजिए, और प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट को चेक करने के बाद जितना पोर्शन बचेगा उसको हम 1.5 लाख में से घटाने के बाद इन्वेस्ट करेंगे। उनको हम कहाँ का इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसकी मैं अगले 5 में आपसे चर्चा करूँ। अब हम बात करेंगे उन 5 इन्वेस्टमेंट की जिनमें पैसा इन्वेस्ट करने पर हम सेक्शन 80C के बेनिफिट्स ले सकते हैं। इस कैटेगरी के इन्वेस्टमेंट को मैंने नाम दिया है एक्टिव इन्वेस्टमेंट का। नॉर्मली इसमें हम तभी पैसा इन्वेस्ट करते हैं जब हमको सेक्शन 80C में डिडक्शन क्लेम करना होता है। इस कैटेगरी में पहला नाम है बैंक के टाइम डिपॉजिट का। अगर आप बैंक के टाइम डिपॉजिट में 5 वर्ष के लिए कोई पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसका आप डिडक्शन इस सेक्शन में क्लेम कर सकते हैं। मेरे बहुत से सीनियर सिटीजन या ऐसे इन्वेस्टर जिनको अपना पैसा बैंक की एफडी में रखना पसंद है, वो इस कैटेगरी का चुनाव कर सकते हैं। इसमें टाइम लिमिट रहेगी 5 वर्ष, रिटर्न मॉडरेट रहेगा। अगला नाम आता है इस कैटेगरी में यूलिप, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। नॉर्मली इसका पीरियड 10 वर्ष का रहता है। रिटर्न इसमें 9% से लेकर 10% तक का रहता है। आप इसका भी चुनाव कर सकते हैं सेक्शन 80C के लिए। इस कैटेगरी में तीसरा नाम है PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसका इंटरेस्ट लगभग 8% है। लॉक इन पीरियड इसका 15 वर्ष है। आप इसका चुनाव कर सकते हैं। इससे मिलने वाला ब्याज पूरी तरह से एग्जेम्प्ट रहता है। नेक्स्ट NPS, नेशनल पेंशन स्कीम। आप इसमें भी पैसे का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसका बेनिफिट एक सर्टेन पीरियड के बाद अमाउंट आपको प्राप्त होता है। इसमें एक बेनिफिट और है, आप 50,000 रुपये इसमें 1,50,000 के अलावा भी लगा सकते हैं। उसका भी बेनिफिट आपको मिलेगा। वो सेक्शन 80C के अलावा रहेगा। उसका सेक्शन है सेक्शन 80CCD विद इन ब्रैकेट IB। अगर उस सेक्शन में आपने पैसा लगाया है तो आप इस 1,50,000 के अलावा भी 50,000 लगा सकते हैं। इस कैटेगरी में लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी है ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। यह म्यूचुअल फंड की स्कीम है और मैं इसको इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी के हिसाब से नंबर 1 पर लेकर चलता हूं। यानी कि जो पैसा आपने पैसिव इन्वेस्टमेंट के रूप में कर ही दिया है, जो मैंने 5 नाम आपको पहले बताए थे, उसके अलावा जितना भी पैसा आपको इन्वेस्ट करना हो, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप ELSS का चुनाव करें। सपोज कर लीजिए फर्स्ट 5 स्कीम में आपने 50,000 का चुनाव कर दिया है और अब आपकी लिमिट 1,50,000 में से 50,000 घटाने के बाद 1 लाख की बचती है,
तो वो पूरा का पूरा पैसा आपको ELSS में लगाना चाहिए। क्यों? इसका लॉक इन पीरियड मात्र 3 वर्ष का है। सेक्शन 80C में इन्वेस्टमेंट की जितनी कैटेगरीज हैं, इसके अलावा कोई कैटेगरी ऐसी नहीं है जहां पे 3 वर्ष में आपका पैसा एग्जेम्प्ट होता हो। ये म्यूचुअल फंड की स्कीम है। नॉर्मली इसमें रिटर्न सबसे अच्छा है। वर्तमान में इसमें रिटर्न 15% से 18% आ रहा है। म्यूचुअल फंड हाउस पे ये डिपेंड करता है। किसी अच्छे म्यूचुअल फंड हाउस की स्कीम में अगर आप ये पैसा लगाते हैं तो आप टैक्स भी बचाएंगे और आपका पैसा 3 साल में खाली भी हो जाएगा और रिटर्न भी आपको सबसे अच्छा मिलेगा। तो ये मैंने आपके सामने कुल 10 स्कीम की चर्चा की है इन्वेस्टमेंट की, जिनमें 5 को मैंने पैसिव कैटेगरी में रखा है, नेक्स्ट 5 को मैंने एक्टिव कैटेगरी में रखा है। इनमें से किसी में भी अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आप 1,50,000 का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर आप 30% के स्लैब में आ रहे हैं तो लगभग 45,000 रुपये का टैक्स आपका बचता है। तो ये मैंने आपसे 1,50,000 रुपये के डिडक्शंस की, सेक्शन 80C की चर्चा की, NPS में 50,000 के एक्स्ट्रा डिडक्शन की चर्चा की। जल्दी से अपनी डायरी सही करिए, कंप्यूटर सही करिए। रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। 1,50,000 प्लस 50,000 यानी 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। अगर आप 30% के स्लैब में आते हैं तो इस 2 लाख पे आप 60,000 रुपए तक की बचत कर सकते हैं। अब मुद्दा यह है कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं। अगर नहीं किया है तो इस तरह के और नोटिफिकेशंस के लिए इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए। किस स्कीम में कितना पैसा लगाना है यह फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं। केवल 2 लाइनें मेरी याद रखिए, यह हुनर भी बड़ा जरूरी है। यह हुनर भी बड़ा जरूरी है। यह हुनर भी बड़ा जरूरी है कि कितना झुककर किसको सलाम किया जाए, कि कितना झुककर किसको सलाम किया जाए। तो पैसा PPF में लगाना है, EPF में लगाना है, ELSS में लगाना है, कितना लगाना है ये डिसाइड करते समय इस लाइन को याद रखिए कि कितना झुककर किसको सलाम किया जाए। हैप्पी इन्वेस्टिंग, शब्बा खैर। मिलते हैं ऐसे ही एक वीडियो के साथ अगले।